मेरे बहुत ही आत्मीय और बहुत पुराने आत्मीय पारिवारिक हमारे आदरणीय सिंगर साहब बैठे हुए हैं, आलोक यात्री जी। आपके घर एक बार मैं आई थी बहुत वर्ष पहले जी। और हमारे मासूम गाजियाबादी जी के साथ भी कुछ यात्राएं मेरी रही हैं एक समय। और हमारी तारा मेरी सखी एकमात्र हैं जिन्हें मैं सखी का संबोधन देती हूँ और वो भी मुझे सखी कहती हैं। मेरी प्रिय तुलिका जी, उनके पतिदेव बैठे हुए हैं, वागीश जी। सुप्रीम कोर्ट में आपने मुझे मेरे फोटो भेजे थे, बाद में चीफ जस्टिस के साथ हमारा काव्य पाठ कार्यक्रम था। और मैं नाम भूल रही होंगी, नहीं सुभाष चंद्र जी तो अलग से हैं। तो सुभाष चंद्र जी का तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आभार करना चाहती हूँ कि मैं सच बिल्कुल ईमानदारी से सच बोल रही हूँ। सिंघल साहब जानते हैं मैं सहारनपुर भी जाया करती थी तो इंदिरा दीदी से मिलना, शलभ जी के यहाँ जाना, मतलब मुझे ऐसी बैठकी की प्यास रहती है हमेशा। और पिछले बहुत वर्षों से ये नहीं हो पाता है ज्यादा। तो मैं आपकी बेहद बेहद आभारी हूँ आदरणीय सुभाष चंद्र जी। आपने आदेश किया, उस समय मैं भागदौड़ में थी, एयरपोर्ट पर थी, लेकिन आपने कहा, उन्होंने तुरंत कहा मैं 5 तारीख को जरूर आऊंगी। और मुझे बहुत समृद्ध किया है आज की गोष्ठी में। क्षमा कीजिएगा, आप सभी के नाम मैंने लिखे हैं लेकिन मुझे याद नहीं है सबके नाम इस समय। और सबके नाम, सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ, सबका आभार। कविता सुनाने की जहाँ तक बात है तो मैं जब से सुन रही हूँ मंचों पर, तो देखिए आप जानते हैं हमारे 1 घंटा 70 मिनट 80 मिनट हम लोग अभ्यस्त होते हैं, पढ़ना होता है ये गीत उसके बाद वो गीत, वो हमें मालूम होता है मंच पर क्या पढ़ना है। और लेकिन ऐसी गोष्ठियों में मुझे इतना कुछ याद आता है कि जब से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप यकीन जानिएगा कि हर काव्य पाठ पर मुझे अपनी कोई कविता याद आई है। मेरा आज कविता सुनाने से ज्यादा ना थोड़ी सी बात करने का मन है। जैसे मेरे भीतर बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी बात कहूँ, आपसे शेयर करूँ, क्योंकि आप सभी ऐसे रचनाकार हैं जो निरंतर कविता से जुड़े हुए हैं। कहीं उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा कहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब कवि हृदय हैं। मेरे लिए कविता लिखना किसी मित्र से बतियाने जैसा या डायरी लिखने जैसा रहा है शुरू से। और मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो बहुत वर्षों तक मुझे नहीं पता था कि मैं जो लिखती हूँ वो क्या है, कैसा है, बस मैं लिखती थी। और लिखते लिखते वो सांकेतिक भाषा में, क्योंकि किशोर मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें स्पष्ट अगर डायरी में लिखा जाए तो डर रहता था कि कोई पढ़ न ले, तो उसे सांकेतिक भाषा में मैं लिखा करती थी। और तब से धीरे 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 मुझे कविता थोड़ी बहुत, मैं विद्यार्थी हूँ आज भी, बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ। तो खैर, और उसमें कई बार ये नहीं पता होता कि ये सचमुच ठीक है या कैसा है। तो एक आध बार कुछ चीजें ऐसे ही बैठकी में मैंने सुनाई तो सिंघल साहब ने एक 4 मिसरों के लिए कहा था कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बड़ा संकोच था उनको लेकर, तो मैं वहीं से आज शुरू करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि क्योंकि गजल मैं नहीं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ती थी 15-20 वर्षों पहले तक। उससे पहले मैं सिर्फ गीत पढ़ा करती थी। तो आज नहीं मिले यहाँ, मुझे उम्मीद थी कमलेश भट्ट कमल जी मिलेंगे। उन्होंने मुझे बहुत जी अच्छा बहुत दबाव के साथ मुझे कहा कि नहीं आपको गजलें कहनी चाहिए क्योंकि आप मुक्तक बहुत अच्छे कहती हैं। तो गजलें फिर कहना शुरू हुआ। तो गजल कहने के क्रम में 4 पंक्तियां जो हुई कि गजल कैसे होती है भीतर से, कि लफ्ज लफ्ज से यारी करने लगता है, लफ्ज लफ्ज से यारी करने लगता है, वजन की पहरेदारी करने लगता है, एक गजल की आमद से पहले ये दिल गम की खातिरदारी करने लगता है। एक गजल की आमद से पहले ये दिल गम की खातिरदारी करने लगता है। सुभाष जी ने तो मुझे अपने ऑफिस में बुला बुला कर प्रेम का, वो कहते हैं ना प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में, बहुत घंटों घंटों कविताएं, लेकिन वो आनंद अद्भुत है, ऐसा दुर्लभ होता है। एक आज हास्य दिवस है लेकिन आंसू पर बहुत बात हुई है, तो मुझे मेरे 4 मिसरे पढ़ने हैं। आंसू मैंने बहुत लिखा है, गीत भी लिखे हैं इस पर। तो मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा कि ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में, ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में, और बरसों बरस बहा छलका
अभी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी। बरसों बरस बहा छलका, अभी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। अध्यक्ष महोदय जैसे व्यक्तित्व होते हैं तो मैं संभल कर पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि परीक्षक के सामने कॉपी रख रही है, और ये चीज जब तक बनी रहेगी मुझे लगता है कि तब तक ही शायद मैं कुछ कहती रह पाऊंगी। आज हमारे एक जो संचालक महोदय हैं, उनमें अपने ब्रज का एक शरारती कन्हैया मुझे तब से नजर आ रहा है। तो 4 पंक्तियां आप बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, बहुत मस्ती की बातें कह रहे थे। मैंने कस्बों के जब शुरू में कवि सम्मेलन पढ़े थे तो ये सब बहुत होता था, वहां पर आनंद आया। सुनिएगा कि 1000 जान से कुर्बान भी है, ये सब कहीं नहीं पढ़ती मैं। 1000 जान से कुर्बान भी है, खफा है, मेहरबान भी है, और मेरी उदास तबस्सुम का सबब वो जानता भी है, अनजान भी है। मेरी उदास तबस्सुम का सबब। अच्छा, 4 पंक्तियां इन दिनों कहीं सिंघल साहब आपके लिए भी नहीं है, सुनिएगा। ऐसे ही हो गई, मैं पिछले दिनों बहुत बार बुलाते हैं विदेशों में, तो मैं पिछले वर्ष एक लंबी अमेरिका की यात्रा पड़ती थी, 25 शहरों में हमारे कवि सम्मेलन हुए। तारा जी का दिया हुआ बैग लेकर मैं गई थी उसमें। सुनिएगा कि तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत पैसा है लोगों के पास, प्राइवेट प्लेन्स खड़े हैं, और बहुत टेस्ला, एक घर में 3 2 सदस्य हैं, 4 टेस्ला हैं, और ये सब है। लेकिन कुछ है जिसकी कमी महसूस होती है वहां पर मुझे। तो मैंने 4 पंक्तियां लौटते हुए कहीं, हम लोग कम में भी आनंद करना जानते हैं, हम भारत के लोग। तो मैंने 4 पंक्तियां ये कही कि मोहब्बत, प्यार, चाहत या वफा कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत, प्यार, चाहत या वफा कुछ भी नहीं होता, न एहसासात होते तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, और गरीबी देखकर उनकी बड़ी तकलीफ होती है कि जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। गरीबी देखकर उनकी बड़ी तकलीफ होती है, गरीबी देखकर उनकी बड़ी तकलीफ होती है कि जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। इतना ही सुनाना है, कुछ और सुना दो जी? अच्छा, तरन्नुम में आज कितनी खांस रही हूँ, देख रहे हैं आप। कवि सम्मेलन होता मोटे लिफाफे का तो मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि यहाँ उसका अर्थ दूसरा निकाला जाता कि भाई देखा वो नहीं आएंगी, इस तरह होता है थोड़ा सा। मुश्किल बस ये है कि मैं ड्राइव करके नहीं आई, जिस टैक्सी को 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाई थी उसको 6 घंटे हो गए ऑलरेडी। पर कोई बात नहीं, उसका फोन आ रहा था, कोई बात नहीं। मैं कुछ शेर पढ़ती हूँ, सब आपके सामने जरूर पढ़ना चाहती हूँ। कहती हूँ कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर। आपने सुनी हुई है। बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर। बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। और एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ आपको, बहुत मुझे पसंद है कि मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, दिल में धड़कन की तरह तू कैद है। दिल में धड़कन, अद्वैत का शेर हो गया मुझसे लगता है अनायास, कि दिल में धड़कन की तरह तू कैद है, और जिस नजर ने बांध ली मेरी नजर, उस नजर में कोई जादू कैद है। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये बात की कि तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, मेरा मुझ में कुछ नहीं तू कैद है, मेरा मुझ में कुछ नहीं तू कैद है। तरन्नुम के लिए आपने कहा है, तो मैं बहुत सारे लोग शायद होंगे जिन्होंने मुझे कभी नहीं सुना होगा, तो जी नहीं मुश्किल है, तो फिर मैं मंच वाली कोई चीज नहीं सुनाऊंगी, बिल्कुल अलग चीजें सुनाना चाहती हूँ। तरन्नुम में एक मतलब एक शेर निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने मुझे नहीं सुना होगा, मैं एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। उसको जरूर पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, सुन लीजिए। मैं तन्हाई में भी तुझसे
जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती। और बहुत रवायती सी बात है लेकिन कहते हो, सुनिएगा। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। एक आखिरी छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी। शेर दोबारा मतलब। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। आपने इसके लिए दोबारा पढ़ने के लिए कहा तो मुझे एक गजल का एक मतलब एक शेर याद आ गया है। वैसे ही वो सुन लीजिएगा कि वस्ल में वक्त ठहरता, मतलब बराए मतलब है। एक शेर के लिए मैं आपको सुना रही हूँ कि वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं। सांवला रंग तेरे हाथों, ये इन दिनों शेर हुए थे तो जबान पर थे। एक गीत पढ़ती हूँ, बहुत एक बड़े अच्छे शेर पढ़े गए थे, मुझे याद नहीं किन्होंने पढ़े थे, तो वो एक गीत मुझे याद आ गया उस समय। सुधियों का गीत, मैं मंच पर कभी नहीं पढ़ती हूँ इसको, सुनिएगा। हाँ, शेर तो और भी बहुत सारे थे पर मैं गीत पढ़ती हूँ छोटा सा, सुनिएगा। झाड़ पोंछ एल्बम को खोल गई शाम, झाड़ पोंछ एल्बम को खोल गई शाम। रात हुई सुधियों के नाम, रात हुई सुधियों के नाम। झाड़ पोंछ एल्बम को खोल गई शाम, रात हुई सुधियों के नाम। उलझी हैं जंगली लताओं सी बीते संदर्भों की अलकें। बहुत अच्छा नवगीत आदरणीय जगदीश पंकज जी ने पढ़ा था, मैं ध्यान चाहती हूँ आपका, सुनिएगा। उलझी है जंगली लताओं सी बीते संदर्भों की अलकें। बेमौसम भर गई घटाओं सी बरसों से सूखी थी पलकें। पीड़ा की जलपरियां, पीड़ा की जलपरियां नाची अविराम। पीड़ा की जलपरियां नाची अविराम। रात हुई सुधियों के नाम, रात हुई सुधियों के नाम। उत्सव से, इसके अंतरों में अलग अलग मीटर के ऊपर मैं डायरी की तरह ही लिखती हूँ, तो सुन लीजिएगा। दो छोटे छोटे बंद और हैं इसमें। उत्सव से दिन बीते
संस्मरण सी रातें, उत्सव से दिन बीते, संस्मरण सी रातें, पतझड़ के मौसम और फूलों की बरसातें, आंखों में चित्र खिंचे, आंखों में चित्र खिंचे कैसे अभिराम, आंखों में चित्र खिंचे कैसे अभिराम, रात हुई सुधियों के नाम। अंतिम है, अंतिम बंद। जाने क्यों हमसे वे त्रिभुवन क्षण रूठ गए, जाने क्यों हमसे वे त्रिभुवन क्षण रूठ गए, पलकों में किरच किरच दर्पण से टूट गए, जाने क्यों हमसे वे त्रिभुवन क्षण रूठ गए, पलकों में किरच किरच दर्पण से टूट गए, 100 टुकड़ों में बिखरे, 100 टुकड़ों में बिखरे बिंब सब ललाम, रात हुई सुधियों के नाम, रात हुई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शुरू किया है, अध्यक्ष जी की आज्ञा होगी तो कुछ अरे क्या पढ़े बताइए। मैं सरिता मेरा नाम है, तो सरिता नदी को और समंदर को लेकर मैंने बहुत उनका प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, बातें कहने की कोशिश की है बहुत बार। तो एक दो मुक्तक पहले सुनाती हूँ जो बहुत मेरे पसंदीदा मुक्तक भी हैं, और उसके बाद एक कुछ सुनाऊंगी, सुनिएगा। एक नदी समंदर को संबोधित कर रही है। सिंगल साहब चेन्नई में, आप उस प्रोग्राम में हम लोग साथ में थे, और उससे पहले मैं कन्याकुमारी होकर आई थी गिरीश नारायण पांडे जी की व्यवस्था में, और कन्याकुमारी के अद्भुत समुद्र तट पर बैठकर ही मैंने ये मुक्तक कहे थे जो मैं सुनाना, और चेन्नई में पहली बार आपके समक्ष पढ़े थे। उसमें से एक दो मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नदी समंदर को अपना परिचय देने की बात कहने की कोशिश कर रही है, और एक स्त्री परिवेश को, समाज को कह रही है, सुनिएगा। कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, एक नेमत हुई जिंदगी के लिए, हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी। और आज बात हुई वो जो एक माँ की बात हुई, वो प्रसंग याद भर आ जाए तो मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम स्त्री हैं, इसलिए हम दुनिया भर में माँ के गौरवगान, जानवर तकों को देखते हैं, वीडियोस चलते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए सांप से भिड़ गई, बकरी का फलाना, ये सब। तो माँ कुछ ना कुछ मानसिक विकृति के कारण ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। पर मैंने बहुत पहले एक बात महसूस की थी, बहुत छोटी उम्र में एक बात महसूस की थी कि मैं अपने विषय में ही कह रही हूँ, सबके लिए अधिकार से नहीं कह सकती, लेकिन हम जितने सरल, भोले, प्यार भरे, निश्चल, निस्वार्थ होते हैं, तो दुनिया धीरे धीरे हमें कठोर होने पर और बदलने पर मजबूर करती है। तो एक मुक्तक कहा था, सुनिएगा, कहती हूँ कि नेकियों से ये कैसे बदी हो गई, नेकियों से ये कैसे बदी हो गई, ऐ समंदर ये क्या त्रासदी हो गई, इसकी हर बूंद में थी मधुरता मगर, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई। और जल में पड़ती हुई चांद की परछाई याद कीजिएगा। अंतिम मुक्तक सुनिएगा कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी
तो दीवानी समंदर की है, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी। और बगैर किसी भूमिका के एक गीत का एक अंतरा, एक मुखड़ा बस पढ़ के अपना स्थान, मुझे बहुत संकोच हो रहा है असल में कि मैं ज्यादा से सबको आपने पढ़िए गीत सुनिए। लॉकडाउन में मेरे बड़े ऐसे कुछ गीत हुए। सिंगर साहब जानते हैं कि मैं एकांत प्रेमी हूँ बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, तो अपनी कंपनी में रहना जब भी मौका मिलता है, भीड़ में भी मैं अपने साथ खोई रहती हूँ, और ऐसे समय में खूब गीत हुए थे उस समय। तो मेरा एक गीत सुन लीजिए। क्योंकि लॉकडाउन में इतना समय था हमारे पास कि हम किशोरावस्था, बचपन, कॉलेज, स्कूल सब चीजों को याद करते रहते थे, और सोशल मीडिया केवल पर सक्रिय थे। तो उस समय कुछ गीत हुए थे, उसमें से एक गीत सुना रही हूँ, आपको सुनिएगा। कुछ कसक या चुभन भी नहीं, और महकता चमन भी नहीं, कुछ कसक या चुभन भी नहीं, और महकता चमन भी नहीं, नीम जैसी नहीं जिंदगी, और मधुर आचमन भी नहीं, उम्र भर दिल में उम्मीद का एक नन्हा दिया पाल कर, साधना में रही साधिका, बस तुम्हारी लगन पाल कर, जबकि चाहत अलग बात थी, जबकि चाहत अलग बात थी, मैं तुम्हारा चयन भी नहीं, नीम जैसी नहीं जिंदगी, और मधुर आचमन भी नहीं, राह चलते दिखाई दिए, क्या वो कोई मुलाकात थी, एक दफा थम के मिलते मुझे, मुझ में ऐसी न कुछ बात थी, क्या कहूँ जब मेरे हाथ में, क्या कहूँ जब मेरे हाथ में, एक टूटा वचन भी नहीं, नीम जैसी नहीं जिंदगी। अंतिम बंद पढ़ रहे हो, मेरे काव्य पाठ का भी अंतिम है ये, क्योंकि खांस खांस के मेरे गले की आप हालत देख रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेस हो रहा है गले को। सुनिए। जिंदगी मुझसे ऐसे मिली जैसे कांटे मिले पाँव से, जिंदगी मुझसे ऐसे मिली जैसे कांटे मिले पाँव से, बच के निकली नदी प्यार की, जिस तरह प्यास के गांव से, होठ पर यूं हंसी भी रही, होठ पर यूं हंसी भी रही, किंतु सूखे नयन भी नहीं, नीम जैसी नहीं जिंदगी, और मधुर आचमन भी नहीं। बहुत धन्यवाद। सबने प्रेम पर बहुत पढ़ा। मेरी जो 4 प्रतिनिधि पंक्तियां हैं कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। बहुत